सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। आप लोग का मैं जो WBCS का 2022 एंड मेंस का भी आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट करवाया हूँ। ये क्लास नंबर 2 है और इसमें आप लोग का जो टॉपिक रहेगा ये आप लोगों का यहाँ पे दिख ही पा रहे हो। यहाँ पे ये बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर दिया था। मैं जब भी पीडीएफ पूरा कंप्लीटली बन जाता है तो आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, हम लोग का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 मंथ्स का कोर्स है। यहाँ पे टोटल 500 रुपीज लगेगा पर मंथ। 500 नहीं, टोटल 500 ये क्रैश कोर्स है। 5 मंथ्स में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो आप लोग का टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 8 टॉपिक है जो आप लोग को पता ही है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, देन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ आप लोग का, हिस्ट्री, ये सब कुछ आप लोग का कंप्लीटली सॉल्व कराया जाएगा, कंप्लीटली आप लोग को करवाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को डेली बेसिस में तो मॉक सेट नहीं होता, वीकली बेसिस में मॉक सेट होता है। मॉक सेट जो होगा आप लोग को 200 मार्क्स का एक मॉक सेट लिया जाएगा। आज रात को आप लोग को मैं टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत लोग, जो लोग ज्वाइन किए हो, बहुत लोगों को पता नहीं है, और बहुत लोग ओल्ड स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता ही होगा कैसे करके क्लासेस होते हैं। तो ज्वाइन जो लोग फर्स्ट टाइम किए उन लोग को वापस मैं बता दूं कैसे करके आप लोगों का क्लास होगा। यूट्यूब में आप लोग का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, प्राइवेट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अभी नहीं, 15 जो सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था, आज आप लोग का 7 सितंबर है। एक दिन बाद आप लोग का क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग का 1 अक्टूबर से ये पेड ग्रुप, ओनली पेड जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को, वही लोग ही अटेंड कर पाओगे, बाद बाकी नहीं कर पाओगे। ये वीडियो जो है आप लोग तो हर कोई देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या है, आप लोग का जो ये वीडियो का पीडीएफ है वो तो मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। वीकली मैं आप लोग का 3 क्लासेस लूंगा। ठीक है, वीकली आप लोग का 3 क्लासेस लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का एक अलग सा प्लस एक मॉक सेट लिया जाएगा। मॉक सेट क्या होगा, आप लोग का 200 मार्क्स का एक मॉक सेट होगा। मॉक सेट आप लोग को पता ही है कौन से बुक से मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, वो बुक आप लोग को खरीदने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 3 क्लासेस होंगे और एक फुल मॉक सेट होगा। और 3 क्लासेस में कई कई बार मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा जिसमें आप लोग का कोई एक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग को समझ में नहीं आया, तो उस चीज के बारे में पूरा फुल एक्सप्लेन्ड एक वीडियो होगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। या आप लोग को कांग्रेस के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी चाहिए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर रहे हो कि सर इस टॉपिक के बारे में आप लोग हमें बता दीजिए, तो पर्सनली मत मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। तो ग्रुप में मैसेज करने से क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो आप लोग, सब लोग का क्या हो जाएगा, हाँ एक नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आ रहा है तो आप लोग पर्सनली पूछ रहे हो, ग्रुप में पूछो तो क्या हो जाएगा, ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को भी अगर वो डाउट होगा तो उनका भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वही क्या है, आप लोग को मैंने अगर व्हाट्सएप में ऐड किया है तो मैं आप लोग को पर्सनली असिस्ट करूंगा। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग को रिप्लाई नहीं मिलेगा, हर किसी को रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है, आप लोग का क्लास स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का पार्ट 1 जो हुआ था वो किसकी, बेसिक ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हुआ था। एंड पार्ट 2 ये आप लोग का बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और आरबीआई के ऊपर है। यहाँ पे आप लोग को 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जो है आज ये वाला क्लास हो रहा है, पार्ट 2 आप लोग का, इसके बाद मैं साइंस का क्लास करवाऊंगा। थर्ड जो क्लास होगा वो साइंस के ऊपर होगा। साइंस का मैं बायोलॉजी के ऊपर कराऊंगा, वो अभी मैं वीडियो का पूरा जब जस्ट सब कुछ बना रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। सब जितना भी टाइपिंग वाइपिंग है सब कुछ अभी मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा था। तो इसके कारण क्या क्या है, ये सब कुछ अब मैं खुद से सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। बाद बाकी जो दूसरे वाले ग्रुप्स के हैं, वो दूसरे वाले जो आप लोग के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे WBSI का है, देन कांस्टेबल का है, वो सब मैं बाद बाकी को दे रहा हूँ। बट जो WBCS के लिए है फोकस्ड, मेन फोकस्ड, मैं सिर्फ यहाँ पे मैं खुद से सब कुछ आप लोगों को कंपाइल करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग रिलाई कर सकते हो जितने भी नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोग को बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। पार्ट 2 अभी नहीं, पहले आप लोग का साइंस स्टार्ट करवाऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये जो है आप लोग का बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बैंकिंग स्ट्रक्चर में हम पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या है इंडिया का बैंकिंग का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग का इंडिया का सबसे पहला जो बैंक था वो कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कलकत्ता में था। और ये बन के तैयार हुआ था 1770 में, ये सबसे पहले बना हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान अब ये नहीं है। लेकिन ये जो बैंक बना था ये टोटली फॉरेन शेयर्स, यानी कि विदेशी लोगों ने इसको बनाया था, विदेशी लोग ही इस पे ज्यादा काम कर रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट और एक बैंक आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड बैंक था, वो 1786 में बना था। बट ये सब बैंक आप लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा अगर पूछेंगे फर्स्ट बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बस ये कब तैयार हुआ था, 1770 में ये स्टैब्लिश
एस्टेब्लिश हुआ था। बस इतना सा आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। देन लेटर ऑन क्या हुआ, बैंक का जरूरत हर जगह में अब पड़ने लगा, तो बैंक का अब सब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब बैंक का पैसे का लेन देन जो करेंगी या जो भी कुछ करेंगे तो बैंक से ही करेंगे ना। तो इसलिए क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीन हम लोग का इंडिया जो है, इंडिया में जो हम लोग का तीन प्रेसिडेंसीज थे, क्या क्या प्रेसिडेंसी थे, ये था बंगाल प्रेसिडेंसी, देन उसके बाद ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और यहाँ पे आप लोग का मेड्रास प्रेसिडेंसी। तो ये तीन प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या किया, तीन अलग अलग बैंक सेट कर दिए। तो सबसे पहला जो बैंक बना था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाया था, कलकत्ता में बनाया था। ये कब बना था, 1806 में बनाया गया था। देन नेक्स्ट बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ये 1840 में बनाया गया था। एंड बैंक ऑफ मेड्रास बनाया गया था 1843 में बनाया था, 1853 में बनाया गया था, 43 में सॉरी। तो यहाँ पे अब क्या है, ये जो डेट्स है आप लोग को याद करने का जरूरत है नहीं, उतना कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ मेंस वाले स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग को ये सब एक एक डेटा याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ से डेट पूछा ही जा सकता है कि सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, ऑप्शन दे देंगे बंगाल, मेड्रास, देन बॉम्बे, देन उसका एक ऑप्शन दे देंगे। तो ऐसे करके आप लोग को पूछा जा सकता है, बट प्रीलिम्स में यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछते। यहाँ से क्या बेसिक्स ऑफ बैंकिंग यानी कि आरबीआई कब फॉर्म हुआ, एसबीआई कब फॉर्म हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये सब बेसिक्स पूछ जाते आप लोग का प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस में पढ़ना कुछ अलग नहीं पड़ता, वो सेम ही चीज पढ़ना पड़ता है, बट मेंस में क्या आप लोग को थोड़ा सा एकदम डीपली थॉरली पढ़ना पड़ता है। और प्रीलिम्स में आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर ऊपर ओवरव्यू पढ़ लो तो चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये सब बैंक कब फॉर्म हुए थे आप लोग का, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड 1843 में बैंक ऑफ मेड्रास, जो तीन प्रेसिडेंसीज थे। देन उसके बाद यहाँ पे और भी दो तीन पॉइंट्स है, वन लाइनर, वो सब देख लीजिए। तो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक जो है, जो ज्वाइंट स्टॉक में तैयार हुआ था, ये कौन सा है आप लोग का, इलाहाबाद जो बैंक है, बैंक ऑफ इलाहाबाद जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये 1865 में फॉर्म हुआ था। और ये अभी है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है आप लोग का इलाहाबाद, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड इंडियन शेयर्स। अभी तक जितना भी बैंक्स बन रहे थे वो सब क्या बन रहे थे, आप लोग के विदेशी लोग बना रहे थे, या जितना भी बैंक्स के शेयर्स है वो शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो बोलते हैं ना। मान लीजिए हम लोग ने एक बैंक तैयार किया, बैंक को तैयार करने के लिए 100 रुपए लगा, अब आपके पास 100 रुपए है नहीं, तो अब क्या करोगे, तो आपके पास है 20 रुपए, अब क्या करोगे, 80 रुपए का शेयर सबको बोलोगे आप लोग खरीद, अगर बैंक में शेयर खरीदना चाहते हो तो जितना प्रॉफिट मिलेगा आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। तो 8 लोगों ने क्या किया, 10-10 रुपए करके कलेक्ट करके आपको दे दिया। अब ये 8 लोग क्या हो गए, इस बैंक के शेयर होल्डर हो गए। कोई भी कंपनी खोलते हैं तो ऐसे ही खोला जाता है, जो भी कुछ करते हैं ये शेयर एंड स्टॉक मार्केट का मैं आप लोग को अलग से समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल में समझ लो, आपके पास 20 रुपए है और 80 रुपए का जरूरत है, तो एक बैंक खोलना है। तो ये 80 रुपए का क्या हुआ, 8 लोगों ने 10-10 रुपए का शेयर खरीदा, देन उन्होंने ये बैंक को कंप्लीटली 100 रुपए में बना दिया। तो इससे क्या हो जाता है, इन लोगों का पूरा ये बैंक बन जाता है। तो ये जब शेयर्स थे ना, ये सब शेयर पहले कौन, विदेशी लोग ही खरीद पाते थे, फॉरेनर्स ही खरीद पाते थे, इंडियंस नहीं खरीद पाते थे। अब क्या हुआ, ये कुछ अब बैंक्स बनने स्टार्ट हो गए, इंडियंस लोगों ने बोला अब हम भी बैंक्स में शेयर खरीदना चाहते हैं, हम भी अपना बैंक बनाना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला बैंक बना था जिसमें इंडियन शेयर्स थे, तो वो कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो कि आप लोग का उड़ीसा में 1881 में बना था। देन नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन बैंक टू बी ओनली ओन्ड बाय इंडियंस। इसका नाम क्या था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि पहला बैंक जिसमें जितने भी आप लोग का वर्कर्स थे, जितना भी शेयर्स थे, सब कुछ किसका था, इंडियंस का था। वर्कर्स नहीं, जितना भी शेयर्स था सब इंडियंस का था, यानी कि सबसे पहला इंडियन बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। देन उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट बैंक फुल्ली ओन्ड बाय इंडियन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट बैंक टू बी होनली ओन्ड बाय इंडियन एंड फर्स्ट बैंक फुल्ली ओन्ड बाय इंडियन। यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे जो था शेयर्स जो थे पूरे इंडियंस के थे, और यहाँ पे क्या था, शेयर्स तो थे ही थे प्लस वर्कर्स भी यहाँ पे इंडियंस ही थे, टोटल बाहर के वर्कर्स को नहीं लिया जाता था। तो इसलिए इस बैंक को हम लोग, इस बैंक का नाम क्या था आप लोग का, पंजाब नेशनल बैंक था। ये यहाँ पे अमृतसर में तैयार हुआ था 1894 में। और ये वाला डेट आप लोग को याद करके रखना है, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक किसने बनाया था आप लोग का, लाला लाजपत राय ने बनाया था। और एक आंध्रा बैंक बोल के था, आंध्रा बैंक किसने बनाया था, पत्ताबद्दी सीतारामैया ने बनाया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग का थोड़ा सा हिस्टोरिकली याद करके रखिएगा। देन नेक्स्ट है लेटर ऑन क्या हुआ, हम लोग का जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, यहाँ पे आप लोग ऊपर देख पा रहे हो, रुकिए,
यहाँ पे जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स है ना, ये सब तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स लेटर ऑन इनको एमलगमेट कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंक को मर्ज करने के बाद क्या बन गया, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना, 1921 में इसको इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और यही इंपीरियल बैंक का नाम लेटर ऑन चेंज होके क्या हो गया था, एसबीआई हो गया था। इसका एक छोटा सा स्टोरी है, वो भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वन लाइनर है ना, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बैंक टू बी ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर जो सबसे पहला बैंक बना था उसका नाम क्या है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपना ब्रांच कहाँ पे खोला था, लंदन में खोला था 1946, यानी कि आजादी से पहले इन्होंने अपना बैंक बाहर खोल दिया था। अब यहाँ पे क्या एसबीआई का क्या हुआ माजरा, जो सबसे पहले हम लोग का प्रेसिडेंसी बैंक बना था वो कौन सा बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1806 में बना था। देन उसके बाद क्या हुआ, तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, मैड्रास एंड बॉम्बे। ये तीनों को मर्ज करने के बाद एमलगमेट जब किया गया, कब किया गया, 27 जनवरी 1921 में किया गया। अब जो ये आप लोग के प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रेसिडेंसी बैंक से इन सबको मर्ज करके कब कौन सा बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बस इतना पूछा जाएगा। बट मेंस में क्या पूछा जाएगा, प्रेसिडेंसी बैंक का नाम इंपीरियल बैंक कब किया गया, 1921 में। अगर आप लोग को डेट या टाइम याद नहीं, सॉरी ये ईयर याद नहीं है, तो यहाँ पे से आप लोग का एक क्वेश्चन मार्क्स चला जाता है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस में बार बार बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में जस्ट ओवरव्यू पढ़ना पड़ेगा और मेंस में आप लोग को एकदम थॉरली डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं डेट भी ऐड कर रहा हूँ। जो ओल्ड स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही होगा, ये डेट आप लोग को मिला नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने डेट भी प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एमलगमेट हुआ था, मर्ज हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब तैयार हुआ था, 27 जनवरी 1921 में तैयार हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ, इसका नाम अभी भी एसबीआई नहीं है, ठीक है, अभी भी एसबीआई नहीं है। देन क्या हुआ, आफ्टर द शेयर्स वर टेकन बाय आरबीआई, जब इंडिया स्वाधीन हुआ, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने के बाद आरबीआई हम लोग का नेशनलाइज हुआ। आरबीआई नेशनलाइज होने के बाद क्या हुआ, आरबीआई नेशनलाइज होने के बाद उन्होंने जितना भी शेयर्स है, बार बार बोल रहे हैं, देखिए शेयर्स है, जो भी शेयर्स है आरबीआई ने उसको इनटेक कर लिया। इंपीरियल बैंक का जो शेयर्स है आरबीआई ने उसको इनटेक किया। देन उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। कब से, 1955 से। एसबीबीजे ऐसे करके बहुत सारे बैंक से जो सब कंपाइल होके एक साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाए थे। तो वही क्या है आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसका अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शेड्यूल बैंक भी नहीं है, यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक भी नहीं है। ये क्या है, बोल सकते हो ये आरबीआई का एक छोटा सा ब्रांच आप लोग यहाँ से बोल सकते हो। ये पीएसयू भी आप लोग सोचते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक होगा, तो नहीं, एसबीआई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक नहीं है, ये आरबीआई का एक छोटा सा हिस्सा है। आप लोग पकड़ सकते हो इसको, क्योंकि आरबीआई ने इसके शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट है, जो बैंक से नेशनलाइज क्यों की गई है, नेशनलाइज करने का मेनली आप लोग का दो तीन कारण था। फर्स्ट जो कारण था वो क्या है, जो पैसा है ना, ये पैसा क्या हो रहा था, बड़े लोग के पास ही सिर्फ रह रहा था, और बड़े लोग ही इससे बिजनेस कर पा रहे थे। बिजनेस जो करोगे या बिजनेस एक्सपेंशन करोगे तो कैसे करके करोगे, पैसा आपके हाथ में आएगा तभी ना बिजनेस करोगे, पैसा अगर नहीं है तो बिजनेस कहाँ से करोगे। तो वही क्या हुआ, सब जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग थे वो लोग ही सिर्फ बैंक में जा पाते थे। देन वहां पे से क्या होता था, वो लोग ही सिर्फ पैसा लोन लेते थे और वो लोग ही क्या करते थे, बिजनेस को एक्सपेंड करते थे। जो गरीब लोग थे उन लोगों के पास पैसा जा ही नहीं पाता था, और गरीब लोग को बैंक का अकाउंट भी नहीं खोलने दिया जाता था। ये सब बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले। देन उसके बाद क्या हुआ, इसी चीज को सब देखा गया, इंदिरा गांधी जी ने देखा। देन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, बैंक को नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने के लिए कब हुआ 14 बैंक नेशनलाइज, ये सब कुछ आप लोग का नीचे है, मैं आप लोग को धीरे धीरे बताता हूँ। ये एक हुआ नेशनलाइज किस लिए हुआ, सब जो अमीर लोग हैं उनके पास ही सिर्फ पैसा रह रहा था, गरीबों को पैसा देने के लिए नेशनलाइज हुआ, पैसा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेशनलाइज हुआ। ये एक चीज है। और एक क्या है, बड़े लोग ही सिर्फ बैंक्स में जाके बैंक का अकाउंट खोल पाते थे, बैंक्स में अपना जितना भी लोन वोन का कार्यक्रम है, जो भी कुछ है सब कुछ बड़े लोग ही कर पाते थे, गरीब लोग नहीं जा पाते थे। वो लोग को डर लगता था, या उनके साथ कोई भी मतलब एक कॉपरेशन की बात है, वो कॉपरेशन नहीं किया जाता, ऐसे सब कुछ नहीं किया जाता था। ये है आप लोग का बैंक का नेशनलाइज करने का ओरिजिनल कारण। और एक चीज क्या है, बैंक जो मैक्सिमम हुआ करते थे वो कहाँ पे हुआ करते थे, शहरों में हुआ करते थे। क्योंकि क्या है,
अब बैंक जो भी खोलेगा तो वो पहले गांव में तो नहीं खोलेगा ना, वो शहर में क्यों खोलेगा, क्योंकि क्या है, उनको भी तो बिजनेस करना है ना, बैंक वालों को भी बिजनेस करना है। तो वो लोग बिजनेस करेंगे कहाँ से, शहर गांव में आएंगे तो मुश्किल से उन लोग को 1000-2000 कस्टमर्स मिलेंगे, उससे उन लोग का बिजनेस नहीं होगा। 1-1.5 लाख अगर कस्टमर्स मिले, उनसे भी अगर उन्होंने डिपॉजिट भी 1000 रुपए किया है तो करोड़ों का बिजनेस वो लोग कर सकते हैं। तो यही चीज क्या है, बैंक जो है मेनली कहाँ पे, शहरों में खोला जा रहा था, रूरल्स में देखा ही नहीं जा रहा था। तो रूरल्स लोग, अब जो गांव के लोग हैं उन लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा, वो तो बैंक में ही जाएंगे। बैंक में जाने के लिए अब शहर गांव वाले लोगों को शहर में जाना पड़ रहा था, इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्रिएट हो रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, बैंक्स को अब नेशनलाइज करने के बाद क्या बोला गया, आप लोगों को कुछ परसेंट आप लोगों के ब्रांच को गांव में खोलना ही पड़ेगा, ये आप लोग का रिस्ट्रिक्शंस है। नेशनलाइजेशन में ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, आपने अगर गांव में ब्रांच नहीं खोला तो आपका बैंक को हम लोग नेशनलाइज नहीं करेंगे। तो अब देखिए छोटे छोटे गांव में भी आप लोग का बैंक्स रहते हैं, बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं, जैसे आप लोगों का क्या है, ये एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूबीआई है। यूबीआई का नाम तो अभी पंजाब नेशनल बैंक हो गया है। तो ये चीज क्या है, ये सब आप लोग का सब बैंक्स को रूरल में भी शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक सिर्फ पहले कोलकाता में हुआ करता था। देन आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक का तो आगे पहले नाम यूटीआई बैंक था, यूटीआई बैंक था। देन उसके बाद लेटर ऑन ये सब क्या नाम चेंज किया गया, नाम चेंज तो होते ही रहता है। तो ये सब क्या, पहले बैंक सिर्फ शहरों में हुआ करते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ करते थे। अब ये सब बैंक धीरे धीरे कहाँ पे आ गए, बहरमपुर में आ गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे इन्होंने ब्रांच खोल दिया है। तो यही चीज क्या है, बैंक का नेशनलाइज करने का 2-3 मेन कारण है, गरीबों को पैसा प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज में पैसा आप लोग को कंप्लीटली प्रोवाइड करना। रूरल एरियाज वाले जो लोग हैं उन लोग को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। तो ये है आप लोग का बैंक नेशनलाइज करने का कारण। और एक चीज क्या है, प्राइवेट ओनर्स जो थे वो लोग पूरे बैंक को ओन करते थे, वो लोग का मर्जी चलता था, तो ये सब मर्जी अब नहीं चलता। तो यही चीज है नेशनलाइज करने का कारण। देन नेक्स्ट है आरबीआई का छोटा सा स्टोरी। आरबीआई के बारे में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आरबीआई के बारे में, ठीक है। आरबीआई का मतलब आप लोगों को पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये किसी भी एक देश का सेंट्रल बैंक जो होता है ना, वैसे ही ये हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, इसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई अब तैयार कैसे हुआ, आरबीआई तो पहले था नहीं, तो आरबीआई फॉर्म कैसे हुआ, देखिए। आरबीआई को फॉर्म करने के लिए, सेटअप करने के लिए एक कमीशन रिकमेंड किया गया। वो कमीशन किया था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि आप लोग का 1926 में ये कमीशन फॉर्म हुआ था। इस कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्टन एंड यंग कमीशन भी बोलते हैं। हिल्टन एंड यंग कमीशन किस से रिलेटेड है, क्वेश्चन आता है, बैंकिंग से रिलेटेड है, या आप लोग का टैक्स से रिलेटेड है, या आप लोग का कोई भी छोटा मोटा चीज ऐसे करके बोल देते, पंचायत से रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हिल्टन एंड यंग कमीशन आरबीआई का कमीशन है, ठीक है। आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ था, एक कमीशन फॉर्म हुआ था, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि 1926 में फॉर्म हुआ था। इसको हम लोग अलग से एक नाम भी देते हैं, हिल्टन एंड यंग कमीशन, छोटा सा एक नाम है। तो इस कमीशन के रिकमेंडेशन से ही आरबीआई फॉर्म हुआ था। आरबीआई कब फॉर्म हुआ था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग यहाँ पर लिखा है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई आप लोग का 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, और एक्ट के आने के नेक्स्ट साल में ही आरबीआई आप लोग का फॉर्म हुआ था। तो क्या कब से फॉर्म हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में ये आरबीआई फॉर्म हुआ था। ये सब जो डेटाज है, ये सब जो डेट्स है ना, ये एकदम एग्जैक्ट डेट है, कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे मैंने खुद से एकदम लिख लिख के टाइप करके ये सब एडिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आरबीआई कब फॉर्म हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 में ये आरबीआई फॉर्म हुआ था। देन नेक्स्ट क्या है आप लोग का, आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था, आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था। देन लेटर ऑन इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया, कहाँ पे शिफ्ट किया गया, हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके हम लोग ने मुंबई में कर दिया, क्योंकि मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इसलिए ये 1937 में आरबीआई का जो कैपिटल है कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, अब इंडिया स्वाधीन होगा, इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो फॉर्म नहीं हुआ था, तो 1947 तक पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक था वो आरबीआई ही था। देन आप लोगों का क्या हुआ था, पाकिस्तान नहीं, मैं गलती बोल दिया, यहाँ पे क्या है 1947 अप्रैल तक ये बर्मा का सेंट्रल बैंक था, और पाकिस्तान का ये 1948 तक, यानी कि जून 1948 तक ये सेंट्रल बैंक था पाकिस्तान का। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, कुवैत का बैंक कब तक था सेंट्रल बैंक, ये आप लोग को लिखना है, ये आप लोग को बताना है। 1905 यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है आप लोग को बताना है, क्योंकि अभी ये
सबसे हॉट टॉपिक चल रहा था, कब चल रहा था, जब ये हम लोग का डिमोनेटाइजेशन ये सब कुछ हुआ था। जैसे क्या है, इंडिया वर्ल्ड का, सॉरी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड का सबसे धनी, सबसे रिचेस्ट करेंसी कौन सा है? रिचेस्ट करेंसी मैं बता दूं आप लोग का, कुवैत का है। सबसे रिचेस्ट करेंसी कुवैत का, ऑलमोस्ट आप लोग का 250 रुपए करीब है। ठीक है, वह एक कुवैत, आप लोग कुवैत का जो रुपीज है कुवैत का, ये ऑलमोस्ट कितना, 250 रुपए के करीब है इंडिया का। तो ये सबसे रिचेस्ट करेंसी है। ठीक है, तो वही कुवैत का जे आरबीआई होता, सेंट्रल बैंक था, कब तक था? मैं आप लोग का हिंट दे दिया, 1950। यहाँ पे आप लोग को डिजिट तो ये देखना पड़ेगा, या आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा, या ग्रुप में आप लोग बता दीजिएगा। देन नेक्स्ट है, अब क्या है, आरबीआई तो आप लोग का फॉर्म हो गया, लेकिन अब ये आरबीआई काम कैसे करेगा? आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होगा? आरबीआई का मतलब जो जितने भी प्रोटोकॉल्स है, या जैसे भी काम करेगा, किस चीज के ऊपर काम करेगा, कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लेन देन होगा, सब कुछ चीज कहाँ से आप लोग का ये ओवरव्यू आउटलुक लिया गया था। वर्किंग स्टाइल एंड आउटलुक ऑफ आरबीआई वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने अपने एक बुक में उसका वर्किंग स्टाइल दिया था। वो क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हिज ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बुक किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। यार ये बी आर अम्बेडकर का इस बुक में ही पूरा आरबीआई का आउटलुक दिया हुआ है, मतलब वो लोग कैसे काम करेंगे, जो भी कुछ है इनका आउटलुक दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, आरबीआई का जो लोगो है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, वो है अ पाम ट्री एंड ए टाइगर। पीछे से ये खजूर का ट्री है और सामने ये टाइगर है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, लोगो में कौन सा एनिमल है, टाइगर है या एलिफेंट है या राइनो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का पाम ट्री और टाइगर है। देन नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1949, यानी कि आरबीआई को जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए वैसे ही आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में, यानी 1 जनवरी में। फॉर्म कब हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था, और नेशनलाइज कब हुआ? इस डेट में। ये जो दोनों डेट है, ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट आप लोग भूलना नहीं गलती से भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, Governor is appointed by the central government in accordance with Section 8 with a term of 3 years and can be extended up to 2 years if required। यानी कि गवर्नर जो बन रहे थे, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, वो नहीं, गवर्नर यानी कि आरबीआई का खुद का एक गवर्नर है, जिसमें जो जितने भी नोट्स होते हैं ना, उसमें सिग्नेचर किसका होता है? गवर्नर का होता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गवर्नर है जो सिग्नेचर करता है पैसों के ऊपर, तो वो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? वो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो सबसे पहले जो गवर्नर थे हमारे, अभी नहीं, पहले से ही जो सबसे पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जिसको हम लोग ओ स्मिथ छोटे से है छोटे में बोलते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जो थे ओ स्मिथ थे, लेकिन आपको नाम से ही पता लग रहा है ये विदेशी है। ठीक है, ये आप लोग के फॉरेनर है। तो उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन गवर्नर किसको बनाया गया? सर इंडियन गवर्नमेंट सर सीडी देशमुख को बनाया गया, सबसे पहले इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे? ये सर बेनेगल रामा राव थे। इन्होंने 7 साल 6 महीने तक इन्होंने क्या किया था? ये सर्विंग किया था, गवर्नर का पोस्ट में सर्व किए थे इन्होंने। देन नेक्स्ट, अभी का करंट का अगर पूछेंगे तो करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आज का डेट क्या है? 17 सितंबर 2021। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, 2-3 साल बाद ये वीडियो देखते हैं, देन उसके बाद बोलते हैं सर आपने ये गलत बताया। गलत नहीं बताया, मैं वीडियो अभी पोस्ट कर रहा हूँ, तो अभी का ही तो मैं बताऊंगा ना। अब 2 साल बाद कौन हो जाएगा मेरे को कैसे पता लगेगा? तो इसलिए मैं आप लोगों को डेट भी बता दिया, 17 सितंबर 2021 में ये है शक्तिकांत दास, अभी आरबीआई के गवर्नर है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छोटा सा नोट मैंने आप लोग को बताया, क्या है? 2 गवर्नर्स हु लेटर हेल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 गवर्नर है इंडिया के जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट भी संभाला था। जो सबसे पहले थे वो है सीडी देशमुख, और उसके बाद कौन बने थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर भी बने थे कांग्रेस की तरफ से। देन नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ आरबीआई, the preamble of RBI of India describes the basic functions of Reserve Bank as follows। यानी कि आरबीआई के काम क्या क्या है, उसके चीज के ऊपर मैं अलग से आप लोग का जो पार्ट 2 है उसमें टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग का 7 काम है, लेकिन 7 काम में से मेन जो 4 काम है ना, वो 4 काम यहाँ पे इनके प्रियम्बल में दिया है। जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रियम्बल है हम लोग का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय सॉलेबली, ये जो बताया गया है,
इसमें ये क्या है, प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वैसे ही क्या है यहाँ पे आरबीआई का भी खुद का एक प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल क्या है, ये चीज है, ये आप लोग का एक छोटा सा नोट दिया गया है प्रियम्बल में। प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, प्रियम्बल में ही पूरा काम दिया गया है आरबीआई क्या क्या काम करेगा। To regulate the issue of currency notes and keep of reserves with a view to secure monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind। ये चीज है उनका क्या, प्रियम्बल। अब ये प्रियम्बल को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला चीज क्या है, इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि जो पैसा है ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है या प्रेसिडेंट इशू करता है या प्राइम मिनिस्टर इशू करता है या आरबीआई इशू करता है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो बैंक के जो नोट्स है, 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, जितने भी नोट्स है ये कौन इशू करता है, 1 रुपए नोट छोड़ के, 1 रुपए का नोट छोड़ के कौन इशू करता है, ये आरबीआई बैंक के जो नोट्स है ये इशू करता है। ये एक हो गया उनका एक काम। देन सेकंड काम क्या है, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या है, पैसा जो बाहर के पैसे हैं या आप लोग का गोल्ड है या जो भी आप लोग का फॉरेन एक्सचेंज है या जो भी कुछ है, सब कुछ पैसा का रिजर्व कौन रखता है, हम लोग का कस्टोडियन ऑफ द मतलब पब्लिक मनी कौन है, हम लोग का ये आरबीआई है। यानी कि पैसा जितना भी रिजर्व होता है वो वहां पे रहता है, आरबीआई में स्टोर होकर रहता है। तो सेकंड काम ये हो गया, जितने भी रिजर्व्स है, पैसे हैं, सब आरबीआई के पास रहेंगे। देन नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑपरेट करना मतलब क्या है, जितना भी हम लोग का टैक्स नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी पैसा का लेन देन है जो भी संभालता है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कौन संभालता है, आरबीआई संभालता है। यानी कि गवर्नमेंट का ये एजेंट है, एक है। और एक लास्ट जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, आप लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या है, पैसा का जो आप लोग का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कमता है, ये कौन देखता है, ये हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी से देखा जाता है। कौन देखता है, आरबीआई देखता है। तो वही क्या है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कमाने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो ये चार चीज किसका काम होता है, आरबीआई का काम मेनली ये चार चीज ही है। सबसे पहला है बैंक नोट बनाना, नोट्स जो छापता है ये आरबीआई छापता है। देन जितने भी हम लोग के रुपए हैं या गोल्ड है, जो भी कुछ रिजर्व्स है, सब आरबीआई के पास स्टोर रहता है। देन गवर्नमेंट का ये बैंक है, सब जितने भी क्रेडिट कंट्रोल्स है, जितने भी करेंसी के बारे में ये अप डाउन हो रहा है, सब कुछ आरबीआई संभालता है। और मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई संभालता है। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई। देन नेक्स्ट है आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मैंने जस्ट यहाँ पे छोटा करके लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैंने बता दिया है कि विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन पार्ट 2, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को क्या होगा, नाबार्ड होगा, देन आप लोग का एग्जिम बैंक होगा, देन उसके बाद छोटे छोटे जो बैंक्स है, डेवलपमेंट बैंक्स है, ये सब के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो स्ट्रक्चर है आरबीआई का वो क्या है, 21 मेंबर्स होते हैं इन टोटल जो बोर्ड होता है आरबीआई का। उसमें सबसे पहला जो सबसे ऊंचा पोजीशन किसका होता है, गवर्नर का होता है, जो गवर्नर हम लोग का अभी शक्तिकांत दास है। देन नेक्स्ट उनका ही हेल्प करने के लिए 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, गवर्नर को हेल्प करने के लिए 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। देन 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब गवर्नमेंट तो इनको अपॉइंट करता है, बट ये लोग खुद से अपना मर्जी से काम कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। इनको भी रेगुलेट करने के लिए या इनको जितना भी काम हो रहा है उन सबको एकदम अच्छी तरह से देखने के लिए कौन, 2 लोग रहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक फील्ड्स, गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है जो कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है। यानी कि आप स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से है तो आपको नॉमिनेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है तो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी वर्तमान में जो इकोनॉमिक के तरफ से नोबेल प्राइज जिनको मिला था, अभिजीत को, इनको अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं तो हाँ गवर्नमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट 4 लोकल बॉडी डायरेक्टर्स, 4 लोकल बॉडी के डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जैसे क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देन उसके बाद 4 मेन बॉडीज कहाँ है, जोनल काउंसिल कहाँ पे है, ये सब कुछ आप लोग को बाद में बताया जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 भी आप लोग का थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। देन नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे कॉइन मिंटिंग एंड करेंसी प्रिंटिंग यूनिट्स, यानी कि इंडिया का जो कॉइन होता है या पैसा होता है, कहाँ पे छापा जाता है, ये क्या चीज है, सब कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके बताया। वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स इन टर्म ऑफ कॉइन एक्ट, कॉइनेज एक्ट 1906। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसता है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा जो कॉइन है वो कौन मिंट करता है, वो आरबीआई मिंट करता है या गवर्नमेंट मिंट करता है, गवर्नमेंट मिंट करता है। कॉइन मिंट करना यानी कि कॉइन छापना नहीं, कॉइन को हम लोग जो करते हैं ना, वो जो कॉइन होते हैं वो सब बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाता है, आरबीआई नहीं बनाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
अप टू डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एंड इशूड बाय आरबीआई। जो गवर्नमेंट है वो कॉइन को मिंट करता है। जैसे हम लोग का कोलकाता में कहाँ पे है, बेहाला में है, मैंने बताया था। बेहाला में आप लोग देखिएगा, वहां पे जितने भी है सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही है। वो लोग क्या करते हैं, कॉइन छापते हैं, लेकिन जो इशू करता है वो कौन करता है, वो इशू करता है आरबीआई इशू करता है। तो क्वेश्चन क्या फंसता है यहाँ पे, क्वेश्चन फंसता है जो कॉइन है वो इशू किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करता, इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। देन नेक्स्ट है 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। यानी कि 1 रुपए का जो नोट है ना, वो जो बनाता है वो कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि फाइनेंस के तरफ से बनता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, इशू करते हैं। लेकिन उसमें जो सिग्नेचर होता है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि अभी हम लोग का निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनका सिग्नेचर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसका सिग्नेचर होगा, इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी है कौन, आज के डेट में 17 सितंबर 2021 के डेट में टीवी सोमनाथ है, टीवी सोमनाथ, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी फाइनेंस सेक्रेटरी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा तो फंस सकता है, क्योंकि ये करंट है, एकदम लेटेस्ट है। इनको कब बनाया गया था, इनको अप्रैल या मई में बनाया गया था, वो उतना याद नहीं, बट इसी साल में बनाया गया था, ये कंफर्म याद है। देन नेक्स्ट क्या है, इंडिया अडॉप्टेड द डेसिमल करेंसी ऑफ कॉइनेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1957। यानी कि इंडिया जो है, डेसिमल करेंसी का मतलब क्या है, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, 50 पैसा ऐसे करके बोलते हैं। पहले क्या बोला जाता था, 8 आना, 4 आना, ऐसे करके बोला जाता था ना। 8 आना मतलब क्या होता है, 50 पैसा, 4 आना मतलब क्या होता है, 25 पैसा। ये सब चीज पहले बोला जाता था। लेकिन कॉइनेज, डेसिमल करेंसी यानी कि कॉइनेज सिस्टम, ये सब कब से स्टार्ट हुआ आप लोग का, 1 अप्रैल 1957 से ये स्टार्ट हुआ था। यानी कि 1 रुपए 50 पैसा, 1 रुपए 20 पैसा, ये पैसा जो चीज है ना, इसको हम लोग डेसिमल करेंसी बोलते हैं। तो ये सब आप लोग कब से स्टार्ट हुआ, 1957 से स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी पेपर मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एट होशंगाबाद। ये सिक्योरिटी पेपर मिल क्या करता है, इनका काम है, बैंक के जो नोट है वो कहाँ से आते हैं हम लोग के, ये हम लोग का मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश के कहाँ से, होशंगाबाद। अब ये आप लोग होशंगाबाद ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, वैसे होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो बैंक के जितने भी नोट के, करेंसी के जो पेजेस है वो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। देन नेक्स्ट है आरबीआई कैन इशू नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ 10,000। यानी कि आरबीआई कितने रुपीज तक का ये लोग नोट पैसा इशू कर सकते हैं। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे करके है ना। 1000 रुपए तो अभी है नहीं, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है। तो ये 2000 रुपए भी है, लेकिन 2000 रुपए समझ ही पा रहे हो अब कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था 2000 रुपए के कारण। लेकिन क्या है, आरबीआई 10,000 रुपए तक का ये इशू कर सकता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आरबीआई कैन इशू नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज। द नेक्स्ट है इंडियन रूपी सिंबल वाज क्रिएटेड। इंडिया का जो रूपी का सिंबल है वो क्या है, र, देन उसका इक्वल साइन है ये। तो ये र हिंदी में है और ये इक्वल साइन है। तो पैसे के मामले में हर कोई इक्वल है, ये चीज बताया गया। तो ये जो सिंबल है ये किसने दिया था, आईआईटी जन है ये, मद्रास या बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। तो उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे से ही है आई थिंक। तो उदय कुमार ने ये सिंबल बनाया था। एक कंपटीशन हुआ था इंडिया का, तो करेंसी का कोई भी सिंबल पहले था नहीं। हम लोग क्या लिखते थे, आरएस लिखते थे ना। तो ये आरएस तो कोई साइन नहीं है या करेंसी का नोट नहीं है। तो ये क्या है, सिर्फ इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आरएस। लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया, ये आरएस को हम लोग चेंज करके ये हम लोग ने एक सिंबल दे दिया। जैसे डॉलर एक सिंबल है, यॉन एक सिंबल है, वैसे इंडिया का एक सिंबल आ गया। देन नेक्स्ट है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंडियन करेंसी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो लेटेस्ट जो डिमोनेटाइजेशन है वो कब हुआ था, 8 नवंबर 2006 में 16 में हुआ था ये डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो करेंसीज है वो कहाँ पे छापे जाते हैं, या कॉइन्स है कहाँ पे छापे जाते हैं, ये सब चीज आप लोग को यहाँ पे एक टेबल बना के दे दिया है। वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विच मेक कॉइन्स एंड करेंसी नोट। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सबसे पहले देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तैयार हुआ था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप लोग का, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और ये कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटा सा कंपनी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस मिंटिंग करते हैं। देन नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये इस तैयार कब हुआ था, 1995 में तैयार हुआ था। हेड ऑफिस है बेंगलुरु में। ये आप लोग का सब्सिडी है किसका, आरबीआई का।
ये ब्रांच किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांच है। और ये किसका ब्रांच है? आरबीआई का। यहाँ से पता ही चल रहा है रिजर्व बैंक, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये ब्रांच है, छोटा सा एक सब्सिडी है। देन नेक्स्ट लेटर ऑन यूनिट्स अंडर, ये रिजर्व बैंक के अंडर में कौन कौन से यूनिट आते हैं? ये आता है आप लोग का नोट प्रेस, एक है नोट प्रेस जो कि आप लोगों का कहाँ पे है? मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में है। ये लोग करेंसी नोट मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक नोट प्रेस कहाँ पे है? सालबोनी, जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में, ये भी करेंसी नोट क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। और नेक्स्ट है एसपीआईएमएल जो कि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है। तो इंडियन गवर्नमेंट मिंटिंग, जो मिंट किया जाता है, पैसे छापे जाते हैं, कॉइन्स जो छापे जाते हैं, कॉइन को हम लोग मिंट करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हर टाइप के कॉइन्स आप लोग का यहाँ पे छापे जाते हैं। देन नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेस, ये कहाँ पे है? नासिक में है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है, नासिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछाता है। तो नासिक में भी आप लोग करेंसी नोट्स, यानी कि 10 रुपये, 20 रुपये, ये सब किया जाता है। देन बैंक नोट प्रेस, ये आप लोग का देवास में है, ये करेंसी नोट्स किया जाता है। एंड इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये भी नासिक में। इनका काम क्या है? सिर्फ बैंक नोट छापना है, ऐसा नहीं है। जुडिशियल जो पेपर्स होते हैं ना, स्टैम्प पेपर, 10 रुपये, 20 रुपये के जो पेपर होते हैं, 1000 रुपये के जो पेपर्स होते हैं, जब आप लोग जमीन बनाने जाते हो या नोटरी से आप लोग साइन करना चाहते हो या कुछ भी आप लोग एफिडेविट बनाना चाहते हो, तब आप लोग को स्टैम्प पेपर का जरूरत पड़ता है ना। तो ये सब स्टैम्प पेपर भी कहाँ से आता है? ये नासिक से आता है, महाराष्ट्र से आता है। देन जैसे आप लोग को पोस्टल स्टैम्प्स भी और पासपोर्ट के जो पेजेस है, वो सब भी कहाँ से आते हैं? यही नासिक से बन के आते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग का नासिक और होशंगाबाद, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये आप लोग हैदराबाद में है। इनका भी काम क्या है? पोस्टल स्टेशनरी, सेंट्रल एक्साइज स्टैम्प्स, कोर्ट फीस स्टैम्प्स, ये सब बनाया जाता है। एंड सिक्योरिटी पेपर मिल, ये होशंगाबाद में है। इसका काम है सिक्योरिटी पेपर्स बनाना। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा मैंने छोटा सा कंप्लीट करवा दिया। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में फॉर्म हुआ था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मिलके फॉर्म हुए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये गवर्नमेंट ओन्ड एक बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड एक बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट है बैंक रेट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर बैंक रेट क्या चीज है, ये क्या माजरा है? तो इस चीज के ही ऊपर आप लोग का क्लास नंबर 4 होगा। क्लास नंबर 3 क्या होगा? आप लोग का बायोलॉजी होगा। एंड क्लास नंबर 4 आप लोग का क्रेडिट रेशियो, देन क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आप लोग का कराया जाएगा। ये सब मैं आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो पहले से ही वो आप लोग को सिर्फ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट है, तो ये क्या है? बैंक रेट क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल होता है। इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। देन नेक्स्ट, द टर्म प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर, रुकिए क्या हो गया? प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है? बैंक सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड है। प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ऐसे क्या बोलते हो ना, इंश्योरेंस तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कर देते हैं, बट यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर बैंक सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट्स इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन लोग हम लोग का क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। ये सब भी आप लोगों को मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे तो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप किया है। देन नेक्स्ट है, 14 जो बैंक है ये कब नेशनलाइज हुए थे? ये 1969 में नेशनलाइज हुए थे 14 बैंक्स। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया के सेंट्रल बैंक को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जब जो फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? कब हुआ था? ये अगेन आ गया 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। बैंक रेट अगेन आ गया, बैंक रेट इज एट विच रिजर्व बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। इसके बारे में आप लोग को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से। देन नेक्स्ट है 10 नंबर, हु मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन मेंटेन करता है? ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये आरबीआई करता है। रिजर्व जो है वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिटरमाइन द आरबीआई? आरबीआई कौन सा रेट डिटरमाइन नहीं करता? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करता है, जिसमें आप लोग का सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ आता है। लेकिन प्राइम लेंडिंग रेट मतलब क्या है? पीएलआर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए मैं इस बैंक का एकदम परमानेंट उपभोक्ता हूँ। मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, एसबीआई जब से फॉर्म हुआ है तब से मैं परमानेंट उपभोक्ता हूँ, और इनके साथ मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। इनके साथ क्या किया है? इनसे मैंने लोन लिया है, 20 लाख का लोन लिया है। 20 लाख का लोन मैंने टाइम टेनवर से पहले इनको पेड कर दिया है। देन नेक्स्ट क्या है, आप लोग इनको से मैं 10 लाख का लोन लिया, टेनवर से पहले मैंने पेड कर दिया, यानी कि टाइम के बीच में मैंने पेड कर दिया। ऐसा क्या है, अब ये बैंक्स लोग क्या करेंगे? बैंक लोग मेरे को कुछ परसेंटेज
छूट देंगे। जैसे क्या है, हर किसी को 10 लाख अगर किसी ने लोन लिया, 10 लाख का अगर सबने लोन लिया तो क्या हो जाएगा, उनको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए इनको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेटर ऑन क्या हो जाएगा, मैं अगर 10 लाख रुपए लेने जाऊंगा तो मेरे को बोलेंगे सर आप तो हमारे ओल्ड कस्टमर हो, आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, तो आपको हम लोग क्या करेंगे 8% का लोन दे 8% में लोन दे देंगे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्राइम। अमेजन प्राइम जैसे होता है ना, उसमें क्या है उन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, तो वही चीज क्या है, प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि इस पर्सन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स में इंटरेस्ट में छूट दिया जाता है, तो उसको हम लोग प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं। तो ये चीज आरबीआई नहीं देखता, ये चीज कोई भी कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, या जो भी बैंक से जो पर्सनल बैंक्स है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स है, ये प्राइवेट बैंक्स है, वो लोग ही सिर्फ करते हैं, आरबीआई ये नहीं करता है। देन नेक्स्ट है 12 नंबर, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज, रिजर्व बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक बोलता है हर किस बैंक को आप सीआरआर बढ़ा दीजिए। सीआरआर क्या है, क्रेडिट रेशियो, ये सब है, कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है। सीआरआर आप लोग का कैश रिजर्व रेशियो है। ये सब चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा, मैंने बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 13 नंबर, टर्म लोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज मेनली प्रोवाइडेड बाय डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये सब टर्म लोन दिया जाता है। डेवलपमेंट बैंक 3 टाइप के होते हैं, वो सब भी आप लोग का पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। देन नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल इज, इनको क्या बोला जाता है, जगह जिनको पता नहीं है वो लोग क्या कर देंगे, गलती से ये बोल देंगे रूरल बैंक बोल देंगे, तो रूरल बैंक नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं, PACS जिसको हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इज अवेलेबल। इंडस्ट्रियल क्रेडिट माने हम लोग को अगर कोई भी इंडस्ट्री बनाना है, या हम लोग को कोई भी फैक्ट्री बनाना है, या कोई भी आईटी सेक्टर खोलना है, तो हम लोग कहाँ से पैसे ले सकते हैं, आईडीबीआई से ले सकते हैं, एसएफसी से ले सकते हैं, आईएफसीआई से ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म आप लोग का है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का फुल फॉर्म है। आईएफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में बना था। देन एसएफसी का मतलब क्या है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन बोलते हैं इसको। तो हर कोई इंडस्ट्रीज के लिए क्या करता है, क्रेडिट यानी कि लोन देता है, क्रेडिट आप लोग का दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका तो पता ही चल रहा है, इंडस्ट्री और ये स्टेट लोग तो पैसे देते ही हैं, आओ हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री बनाओ तो हम लोग को क्या होगा, ग्रो होगा। देन नेक्स्ट है द 1 रुपी नोट करेंसी इज इशूड बाय, कौन इशू करता है, ये गवर्नमेंट इशू करता है, हाँ, लेकिन क्या है, फिनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। और सिग्नेचर किसका होता है, फिनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। देन नेक्स्ट है 17 नंबर, इसमें क्या बोला है, एक्सिम बैंक इज डील्स विद, एक्सिम का फुल फॉर्म ही है, EX का मतलब है एक्सपोर्ट और IM का मतलब है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये जो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिम बैंक, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग का एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सेबी, ये सब को आप लोग को पार्ट 2 में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है द सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सेबी को रिकमेंडेशन किसने दिया था, ये नरसिम्हन कमिटी ने दिया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिम्हन कमीशन। देन नेक्स्ट है इन इंडिया द रेपो रेट इज अनाउंस बाय, रेपो रेट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, रेपो, रिवर्स रेपो, माने ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। देन नेक्स्ट है ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन वाज ओरिजिनेटेड इन, ओम्बड्समैन का मतलब क्या है, विसल ब्लोअर हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, मतलब हम लोग का लोन लेना है, या हम लोग का लोन में इंटरेस्ट में कोई भी कम या ज्यादा हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग क्या करोगे, बैंक से पूछोगे, बैंक आप लोग को आंसर दे देगा। लेकिन क्या हो गया, बैंक के जो ग्रीवांसेस है, बैंक का जो प्रॉब्लम्स है, वो कौन सुनेगा, आरबीआई सुनेगा। आरबीआई का जो प्रॉब्लम्स है वो अब कौन सुनेगा, आरबीआई का जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो प्रॉब्लम सुने जाते हैं ना, इन सबको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन बोलते हैं। ये सब भी आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा, बेसिल नॉर्म्स, ओम्बड्समैन, ये सब क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। मैंने बताया आप लोग का इकोनॉमिक्स पहले मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही कुछ मैं करवाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग को ओम्बड्समैन भी अच्छी तरह समझाया जाएगा। ये तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये स्वीडन में खोला गया है, ये स्टार्ट है स्वीडन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर आरबीआई का मतलब क्या है, यानी कि फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में आप लोग को ज्यादा जानकारी मिलना। तो ग्रेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर न्यूली इंक्लूडेड, यानी कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन देना। देन एन इजीली एक्सेस्ड एंड स्पीडी ग्रीवांस
रिड्रेसल प्रोसेस मतलब क्या है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग किसी भी एक जगह में जा रहे हो, हेल्प डेस्क में जा रहे हो, हेल्प डेस्क क्या कर रहा है, आप लोग का हेल्प कर रहा है या आप लोग को भगा दे रहा है, ऐसा नहीं है, वो आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, इजीली आप लोग का सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा है। मेरा पैसा कहीं किसी अकाउंट से कट गया है, पैसे से कट गया है, गलती से किसी अकाउंट में चला गया, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, डायरेक्ट बैंक में जाओगे, बैंक वाले अगर आप लोग को हेल्प कर रहे हैं तो इसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में पकड़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड एफर्ट ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी, ये सब भी आप लोग का फाइनेंशियल इंक्लूजन में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और जो लोग अभी भी आप लोग ने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, पेड ग्रुप में ही मिलेगा। और पेड ग्रुप का कोर्स का फीस जो ओल्ड स्टूडेंट है आप लोग के लिए 300 है, एंड जो न्यू स्टूडेंट है आप लोगों का कितना है, 500 है। और 500 में आप लोग का 3 क्लासेस पर वीक दिया जाएगा, प्लस एक आप लोग का मॉक सेट लिया जाएगा एवरी संडे, यानी कि आज आप लोग का फ्राइडे है, परसों आप लोग का मॉक सेट होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी आप लोग का साथ ही साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ 2 घंटे के बाद ही, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।